नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर और आपको बता दें डेंगू से मौत का सिलसिला जारी है। और वहीं आपको बता दें डेंगू के चलते मौतों का आंकड़ा 90 के पार हो चुका है। और वहीं वायरल बुखार और डेंगू से हो रही हैं मौतें। और वहीं आपको बता दें फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज में 12 और मौतें हुई है और मंगलवार को 12 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मंगलवार को 12 और लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि यूपी से आ रही है। यूपी के फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर। और वहीं आपको बता दें करीब कल 12 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा अब 90 के पार हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नहीं थम रहा है डेंगू से मौतों का सिलसिला, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा करीब 90 के पार पहुंच चुका है। और वायरल बुखार और डेंगू से लोगों की हो रही है मौतें और जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। फिरोजाबाद, मथुरा और कासगंज में 12 और लोगों की मौत हुई है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं का होगा सम्मान। और वहीं पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी योगी सरकार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर योगी सरकार पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी और यूपी से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। यूपी सरकार इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मानित करेंगे और वहीं इसके अलावा प्रतिभाग करने वाले भी सम्मानित होंगे और सभी 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पदक विजेताओं का सम्मान करेगी यूपी सरकार। और वहीं आपको बता दें करीब 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। इसके अलावा यूपी से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वहीं एडीजी स्थापना ने सभी एसपी, एसएसपी, सीपी को लिखा है पत्र और जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश दिए गए। भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर। और वहीं 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मी होंगे रिटायर। अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें 1985 से 2017 तक के शासन देशों का हवाला देकर प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पुलिस कर्मियों की छटनी की जा रही है। और वहीं आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बुधवार को निधन हो गया और उनके निधन के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी का आज स्वर्गवास हो गया और एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ है। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। और वहीं बताया जाता है कि सदानंद सिंह काफ़ी दिनों से लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और अभी उनका इलाज पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था और बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदानंद सिंह के निधन पर शोक जताया और नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे और वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उनके निधन से
मर्मत हूँ और बिहार की राजनीति में उनका अहम योगदान था और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर बम से हमला हुआ है और वहीं पिछले साल भी विधानसभा चुनाव से पहले उनके घर पर हमला हुआ था। अब उपचुनाव से पहले फिर हमला हुआ। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। अर्जुन सिंह ने इस हमले का आरोप टीएमसी और ममता सरकार पर लगाया है और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस हमले की निंदा की है और धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने के संकेत नहीं दिए हैं। और वहीं आज सुबह सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर बम विस्फोट कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव लड़ने की योजना है और निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी 30 सितंबर को मतदान होना है और पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की मौत के कारण चुनाव नहीं हो सके थे। बिहार में सोमवार और मंगलवार के बीच कोरोना के 6 नए केस मिले। दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरनगर और वहीं मुजफ्फरपुर, सुपौल और वेस्ट चंपारण से सिर्फ एक नए मरीज मिले और वहीं अन्य जिलों समेत पटना में एक भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब एक्टिव केसों की संख्या 54 हो गई है। अगर ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा तो बहुत जल्द बिहार से कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगा। और मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,29,698 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई है और वहीं बिहार में अब तक 7,16,054 मरीजों की ठीक भी हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार में मिल रहे कोरोना के मरीजों की संख्या 10 के अंदर सिमट गई है, जो कि राहत देने वाली बात है। और वहीं मंगलवार को राज्य में किसी भी जिले से कोविड से मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली। और वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने साल दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है और 6 करोड़ डोज 6 महीने के मिशन पर जोर शोर से सरकार लगी है। और बीते सोमवार को 16 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के बाद मंगलवार को भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये महाअभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है और चुनाव को लेकर प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर बैठकें कर रही और चुनावी तैयारियों को और तेज करने के लिए प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ का दौरा करने वाली हैं। और प्रियंका गांधी आगामी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ का दौरा करेंगे और इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें करेंगी। प्रियंका चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका अपने 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान चुनावी रणनीति, संगठन की स्थिति, संभावित उम्मीदवारों के नामों और कई अन्य मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी और पासवान परिवार के बीच चल रहे झगड़े के बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मंगलवार को चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात का एक खास मकसद था। चिराग पासवान अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल होने के लिए अपने चाचा को आमंत्रित करने उनके घर गए थे और 12 सितंबर को पटना में रामविलास पासवान की पहली बरसी आयोजित की जाएगी।
और वहीं एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच ये पहली मुलाकात है। और पार्टी में टूट के अगले दिन जब चिराग पासवान पारस के घर पहुंचे थे तो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। और सूत्रों के मुताबिक पारस के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने चाचा के पैर छुए और निमंत्रण पत्र सौंपा। और चिराग पासवान के नाम से छपे इस निमंत्रण पत्र में पशुपति पारस और उनके पुत्र यश राज के साथ साथ सांसद प्रिंस राज और उनके भाई का भी नाम लिखा है। पशुपति पारस के करीबियों का कहना है कि उनके 12 सितंबर के आयोजन में शामिल होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया। और वहीं नंद कुमार के वकील गजेंद्र सोनकर ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और वहीं नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। और सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर रायपुर की डीडी नगर थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात 75 वर्षीय नंद कुमार बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। और एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिकायत में संगठन ने आरोप लगाया कि हाल में मुख्यमंत्री के पिता ने ब्राह्मणों को विदेशी बताकर लोगों से उनका बहिष्कार करने की अपील की। और उन्होंने कथित तौर पर लोगों से ब्राह्मणों को गांव में घुसने नहीं देने का भी आह्वान किया। और अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि नंद कुमार बघेल पर भगवान राम के बारे में भी कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। और उन्होंने आगे बताया कि संगठन ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री के पिता की कथित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। और पुलिस के मुताबिक नंद कुमार बघेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों में एहतियात बरती जा रही है। और वहीं साथ ही ज्यादातर राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोला जा चुका है, तो कुछ राज्यों में इसे खोले जाने की तैयारी की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर कम होने के बाद ऊपरी कक्षा के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार 122 शिक्षकों को करेगी पुरस्कृत। और वहीं आपको बता दें 4 को मिलेगा विशेष सम्मान। और इन सब के बीच 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ी जानकारी दी है। शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल कब खोले जाएंगे।